वेलकम टू माय एक्सीडेंटल एकेडमिशियन। मैं मनीष कुमार। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट 2025 के इनकम टैक्स के पूछे गए 10 क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं 10 क्वेश्चंस कैसे आए हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चन में मिस्टेक्स करने के चांसेस कहाँ कहाँ हैं, उस क्वेश्चंस को समझेंगे और उसके बारीकियों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। मैंने क्वेश्चंस को ठीक उसी मैनर में रखा है जिस मैनर में आपके एग्जामिनेशन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन के पेपर से और इस वीडियो से और पीपीटी से कोरिलेट करने में आपको आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 57। आइए इसको पढ़ते हैं। एनी एसएससी एक्सेप्ट एन एलिजिबल एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस रेफर टू सेक्शन 44 AD और 44 ADA मस्ट पे अप टू 75% एडवांस। इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑन और बिफोर जून 15 ऑफ द प्रीवियस ईयर। सेकेंड ऑप्शन है ऑन और बिफोर सितंबर 15 ऑफ द प्रीवियस ईयर। थर्ड ऑप्शन है ऑन और बिफोर दिसंबर 15 ऑफ द प्रीवियस ईयर। फोर्थ ऑप्शन है ऑन और बिफोर मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑन और बिफोर दिसंबर 15 ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये सेक्शन 2011 में दिया गया है कि आपको 15 जून के पहले या 15 जून तक 15% एडवांस टैक्स दे देना है और 15 सितंबर तक या 15 सितंबर के पहले 45% एडवांस टैक्स पे कर देना है। 15 दिसंबर या 15 दिसंबर के पहले 75% एडवांस टैक्स पे कर देना है और 15 मार्च और 15 मार्च के पहले आपको 100% एडवांस टैक्स पे कर देना है एज पर सेक्शन 211। यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 44 AD और 44 ADA। 44 AD और 44 ADA प्रिजम्पटिव टैक्स सिस्टम्स है, जिसमें अगर कोई 44 AD के अकॉर्डिंग ये LLP पे लागू नहीं होता है, इंडिविजुअल और HUF और पार्टनरशिप के लिए अप्लाई होगा। अगर कोई प्रिजम्पटिव टैक्स रिजाइन में है, अगर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए जा रहे हैं, अगर ऑडिट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको एक लमसम अमाउंट टैक्स को देना होता है, उसे कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स सिस्टम्स। और 44 ADA में यह बताया गया कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनको 44 ADA के अकॉर्डिंग वो फॉलो करेंगे। और यहाँ पर भी LLP जो है, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं आएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे डिडक्शंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में डिडक्शंस जो दिए गए हैं उस सेक्शंस वाइज और मैच करने का ये क्वेश्चन है। तो आइए उसको देखते हैं। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम इनकम बाय वे ऑफ रेंट। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड्स पजल्स। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे TDS के लिए कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, उनके TDS में कितना डिडक्ट होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो उसको हम मैच कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को। तो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन द फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए, जिसमें रॉयल्टीज आपका आ जाएगा और प्रोफेशनल्स के फीस आ जाएंगे, तो उनको डिडक्शन देना पड़ेगा। वो डिडक्शन आएगा सेक्शन 194J में। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम इनकम बाय वे ऑफ रेंट। अगर आपको किसी रेंट के जरिए आपको इनकम हो रहा है, आप बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट आप रेंट पे दिए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको कोई इनकम आ रहा है तो उस पर आपको TDS देना पड़ेगा और वह TDS आएगा अंडर सेक्शन 194I के तहत, जो यहाँ पे अंडर सेक्शन 194I दिया गया है। और यहाँ पर आप एग्जाम में इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं, I फॉर इंटरेस्ट। आइए इसके बाद देखते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड्स पजल्स। तो इसमें आपको सीधे सीधे डिडक्शन जो होता है 194B में आता है। ये सेक्शन 194B के तहत आपको बताया गया है कि टैक्स जो होगा, TDS जो होगा, लॉटरीज पे आपको कोई लॉटरी लगती है, कोई क्रॉसवर्ड्स पजल्स है, हॉर्स रेस है, तो इसमें फ्लैट रेट से 30% आपको टैक्स कट जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा सकता हूँ कि अगर आप ड्रीम 11 में फर्स्ट प्राइजर के तौर पे आप 1 करोड़ रुपीज आप लॉटरी जीत जाते हैं, विनिंग हो जाते हैं,
तो वहाँ पे आपको ड्रीम 11 के पास से ही आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे। 30 लाख रुपए आपको एज ए TDS एट द रेट ऑफ 30% फ्लैट काट लिया जाएगा। तो ये आपका 194B में आता है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर कोई सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, जैसे प्राइवेट कंपनी का जो है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज हुआ डिबेंचर, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है तो उस पर आपको टैक्स देने पड़ेंगे। अगर डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स पे आपको 5,000 से अधिक आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर आपको फ्लैट रेट से 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, TDS देना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो TDS ज़्यादा हो जाएगा, 20% हो जाएगा एज पर सेक्शन 206AA। अगर आपका कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, पहले क्या था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का फुली एग्जेम्प्टेड था, लेकिन अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आपको कोई इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है तो उस पर आपको एट द रेट ऑफ 10% के दर से फ्लैट रेट से आपको TDS देना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगा रहे हैं तो आपको ये TDS जो है 20% हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, तो ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आ जाएंगे। और यहाँ पे जो 194J है जो टेक्निकल सर्विसेज है, इसमें रॉयल्टी, अगर आप कोई बुक्स लिखते हैं, कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, तो टेक्निकल सर्विस देते हैं, तो इसका सेक्शन 194J में आता है। सेक्शन 194I के तहत अगर आप कोई लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग्स को अगर आप रेंट पे देते हैं, उससे इनकम आता है तो आपको फ्लैट रेट से 10% आपको TDS कट जाएगा। अगर प्लांट मशीनरी है, इक्विपमेंट है, तो उस पर 2% की दर से आपको TDS देना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 83 नंबर, जो आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिल जाएगा। आइए इसको पढ़ते हैं। इफ द employee pays tax within the parameters of alternative tax regime under section 115 BAC from assessment year 2025-26, standard deduction from salary income is, first option है nil, second option है 50,000 or gross salary whichever is lower, third option है 75,000 or gross salary whichever is lower, fourth option गिवन है 40,000 और ग्रॉस सैलरी whichever is lower। सही आंसर इसका होगा क्वेश्चंस का 50,000 और ग्रॉस सैलरी whichever is lower। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम से शिफ्ट करते हैं, तो आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा जो 50,000 और ग्रॉस सैलरी जो भी आपका कम हो, आपको ये डिडक्शन देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा। एज पर असेसमेंट ईयर 2023 और 24 से न्यू टैक्स रिजाइम को 115 BAC के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया गया है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बनाया गया है। अब इसमें स्लैब रेट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसको एक्सक्लूसिवली न्यू टैक्स रिजाइम में कोई स्लैब रेट में डिडक्शन, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में शिफ्ट करते हैं तो 12,500 यानी 12,500 आपको एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगा। एज पर सेक्शन 87 है, 87 का आपको रिबेट 12,500 रुपये मिल जाएंगे। 25,000 एक्स्ट्रा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो आप न्यू टैक्स रिजाइम में आते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में अंतर ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो टैक्स पेयर होते हैं, SSC होते हैं, वो डिडक्शन ATC, HRA, LTA वो क्लेम नहीं कर पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनके लिए लाया है न्यू टैक्स रिजाइम कि आप एक लमसम स्लैब रेट से आप टैक्स दीजिए। अगर आप कोई डिडक्शन HRA और कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन आप नहीं लेते हैं, HRA आपको नहीं क्लेम करते हैं, ATC का और ATU का आपका कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं करते हैं, टाइमली क्लेम नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको न्यू टैक्स रिजाइम आप फॉलो करते हैं तो आपको कुछ रिबेट दे दिए जाते हैं। यही अंतर है आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम में और न्यू टैक्स रिजाइम में। और स्लैब रिलैक्सेशन नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्लैब रिलैक्सेशन इसमें एक्सक्लूसिवली नहीं किया गया है। और नो पॉपुलर रिडक्शन लाइक HRA, ATC, LTA जो है लीव ट्रेवलिंग अलाउंस अंडर सेक्शन 10B में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। LTA क्या होता है, अगर आपको गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट आपको घूमने के लिए कुछ पैसा देती है यात्रा करने के लिए, लीव ट्रेवलिंग अलाउंस है ये, तो उसमें आपको 2 बच्चे स्पाउज के साथ आप घूम सकते हैं। 4 साल में आपको 2 ब्लॉक मिलते हैं घूमने के लिए, 4 इयर्स का ब्लॉक होता है, तो 4 साल में आपको 2 LTA मिलेगा घूमने के लिए। अगर 4 साल में के ब्लॉक में अगर आप 2 LTA को आप ऑक्युपाइड नहीं कर पाते हैं तो आपका उसमें से 1 LTA जो होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट के लिए, बाकी 1 LTA कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 89 जो है, आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर सेक्शन 92F इज द प्राइस अप्लाइड फॉर प्रोपोज्ड टू बी अप्लाइड व्हेन। ये आर्म्स लेंथ प्राइसिंग की बात करता है, जो हम इनकम टैक्स में, डबल टैक्स अकाउंटिंग में, ये एक ट्रांसफर अकाउंट पर प्राइसिंग में पढ़ते हैं। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग क्या होता है, तो इसका जो कंडीशंस है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं। टू अनरिलेटेड पर्सन इंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन, two related person enter into transaction in control condition, two unrelated person enter into transaction in control condition, two related person enter into transactions in control condition। इसका सही आंसर होगा टू अनरिलेटेड पर्सन एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन। यानी इसका जो अजम्पशन है कि अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए और ट्रांजैक्शन भी अनकंट्रोल होना चाहिए। अनकंट्रोल मतलब मार्केट बेस्ड होना चाहिए, और जो पर्सन है कोई पहले से उसमें कोई किसी पार्टी में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ये एलपी का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है 92F में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100, द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विथ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल इज एप्लीकेबल इफ एन इंडिविजुअल हैज। यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है और एग्रीकल्चरल इनकम जो है, तो उसका पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, स्लैब रेट कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि एग्रीकल्चरल इनकम कितना भी हो, एज पर सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें एंड और दे करके बहुत ही कंफ्यूज किया गया है, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मोर देन एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग 5000। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मोर देन एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग 2500। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मोर देन एग्जम्पशन लिमिट एंड एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग 2500। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मोर देन एग्जम्पशन लिमिट एंड एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग 5000। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मोर देन एग्जम्पशन लिमिट एंड एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग 5000। अगर आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है अदर देन एग्रीकल्चर सेक्शन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपके पास इनकम आ रहा है जो स्लैब रेट में एग्जेम्प्ट नहीं है, आपका नॉन एग्जेम्पशन लिमिट आ रहा है, अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से अधिक आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके एग्रीकल्चरल इनकम को आपके एग्जेम्पशन लिमिट के इनकम को जोड़ करके क्लब कर लिया जाएगा और वहाँ पे एक स्लैब रेट से टैक्स की कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि इसमें टैक्स पेयर को, एसएससी को नुकसान होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मोर देन एग्जम्पशन लिमिट, यानी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से अधिक होना चाहिए और एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस के बारे में ये पूछा गया है कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है। टैक्स अवॉइडेंस इज लेजिटिमेट अरेंजमेंट ऑफ अफेयर्स इन सच ए वे so as to minimize tax liability. Second option B है, there is an element of malified motive involved in tax avoidance. Third C option है, tax avoidance takes into account the loopholes of the law. Fourth D option है, tax avoidance is intentional attempt to avoid payment of tax after the liability to tax has arisen. तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड सी बोथ। ए, टैक्स अवॉइडेंस इज लेजिटिमेट अरेंजमेंट ऑफ अफेयर्स इन सच ए वे सो एज टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स अवॉइडेंस इलेजिटिमेट नहीं होता है, लेजिटिमेट होता है क्योंकि इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शंस को लूप होल्स उसमें जो है कुछ प्लेसेज है, कुछ स्पेसेज हैं, उस स्पेसेज और लूप होल्स के यूज करके इसका हम टैक्स अवॉइडेंस करते हैं और टैक्स प्लानिंग करते हैं। तो ये कोई इलिजिटिमेट नहीं है, इलीगल नहीं है। पहला बात। सी ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं तो टैक्स अवॉइडेंस टेक्स इनटू अकाउंट द लूप होल्स ऑफ द लॉ। लूप होल्स जहां आ गया आपको ये कीवर्ड को पकड़ना है। लूप होल्स जब भी आ गया आंख मूंद कर आपको टैक्स अवॉइडेंस पिक कर लेना है आंसर्स में। टैक्स इवेजन क्या होता है, इंटेंशनल होता है, मालाफाइड होता है। अगर आपका इंटेंशनल है, वॉइड ऑफ एन इश्यू, जैसे हम
पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कि शुरुआत से ही जो एग्रीमेंट है व्यर्थ है, तो ये शुरुआत से ही व्यर्थ है, यानी मॉडिफाइड इंटेंशन आपको शुरू से ही है, आपका इंटेंशन ही चोरी करना है, तो ये इवेजन में आएगा, टैक्स इवेजन में आएगा। और टैक्स ओमिशन क्या है कि आप क्लेम करना भूल गए, डिडक्शन क्लेम करना, टैक्स फाइल करना भूल गए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये दोनों कवर कर लेगा, इसको टैक्स ओमिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, इफ द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स द इनकम ऑफ ₹25,000 of his minor child in terms of section 64 IA, such individual shall be entitled to an exemption under section 1032 of ऑप्शन दिया गया है 25,000, 105,000, 1,500, 2,500, 15,000 और 1,000। इसका सही आंसर होगा 1,500। यानी 64 IA में इनकम टैक्स को क्लब करने के लिए बताया गया है कि क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड इनकम, अगर आपके पास माइनर चाइल्ड है तो उसकी इनकम को कैसे क्लब करेंगे, ये 64 IA में बताया गया है। और ये एग्जम्पशन होता है, जो सेक्शन होता है 10-32 में आपके 2 बच्चों का एग्जम्पशन मिलेगा अगर उनकी आय 1,500 रुपये तक है। अगर 1,500 रुपये से अधिक है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, बाकी के आय को आपको इनकम को ग्रॉस इनकम में जोड़ लिया जाएगा और पूरा टैक्स लग जाएगा उस पर। तो 1,500 रुपये और 2 बच्चे तक आपको इनकम टैक्स का इसमें एग्जम्पशन मिलेगा, सेक्शन 10-32 में है। और इन माइनर चाइल्ड की इनकम को कैसे क्लब करेंगे, क्या उसके सर्टेन कंडीशंस होंगे क्लब करने का और क्लब नहीं करने के, यह आपको बताया गया सेक्शन 64 IA में। तो अगर आप बायोलॉजिकल फादर हैं या आप स्टेप फादर हैं, दोनों कंडीशन में पेरेंट्स के चाइल्ड्स को जो है इनकम को क्लब किया जाएगा। अगर किसके इनकम में क्लब किया जाएगा, मदर में या फादर में, तो जिसका इनकम ज्यादा होगा उसकी इनकम में माइनर चाइल्ड के इनकम को क्लब किया जाएगा। अगर माइनर चाइल्ड मैनुअल वर्क कर रहा है, कोई स्किल्स है उसके पास जैसे सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, तो वैसे इनकम को पेरेंट के इनकम में क्लब नहीं करेंगे, क्लब करने का वहां पे रूल जो है वाइड हो जाएगा। तो ये इसको हम देख लिए। हाँ, अगर कोई चाइल्ड है सीवियर डिसेबिलिटी है तो उस कंडीशन में भी उसके इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। Question 134, which of the following requirements have to be satisfied in order that an SSC entitled to claim deduction under section 91 for doubly tax income? यहाँ DTA है, सेक्शन 91 है डबल टैक्स एवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये क्या होता है? DTA का मतलब ये है कि अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं और इंडिया में भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, आप जिस कंट्री में फॉरेन में है वहां भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है आपके इनकम पे, तो उसमें वहां पे DTA अप्लाई होगा। डबल टैक्स एवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है सेक्शन 91 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। तो इसके कुछ आपके सर्टेन कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस फुलफिलमेंट करने के बाद में, ड्यू कंडीशंस फुलफिलमेंट करने के बाद में ये DTA सेक्शन 91 अप्लाई होगा। तो कौन कौन से कंडीशन है इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन है द SSC मस्ट हैव बीन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ऑप्शन बी है द SSC मस्ट हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। The income must have been accrued or arisen to him during the previous year outside India. In respect of that income which accrued or arose outside India, he must have paid the deduction otherwise tax under the law in force in the country in question. यहाँ पे ऑप्शन बी, डी और ई सही है। The SSC must have been non-resident in India in the relevant previous year बिल्कुल गलत है। अगर SSC नॉन रेजिडेंट है इंडिया में तो टैक्स क्यों लगेगा। ऑप्शन बी द SSC मस्ट हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया, SSC को रेजिडेंट इन इंडिया का जो कंडीशन दिया गया है रेजिडेंशियल एंड टैक्स स्टेटस में, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इनकम्प्लीट है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन डी का यहाँ पे मिस्टेक आ गया है, तो ऑप्शन ई है। ऑप्शन ई यहाँ पे होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम विच एक्रूड और अराउज आउटसाइड इंडिया ही मस्ट हैव पेड
द डिडक्शन और अदरवाइज टैक्स, ये ऑप्शन ई सही होगा। ऑप्शन डी को इसको हम क्वेश्चंस को पीपीटी का जो पीडीएफ होगा हम डिस्क्रिप्शन में इनक्लोज कर देंगे, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। ये डिडक्शंस दिए गए हैं और डिडक्शंस का क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, या तो सिंगल कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा या मैच करने का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये मैचिंग का क्वेश्चन है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ with person with disability, deduction in respect of interest on loan taken for higher education, deduction in respect of contribution of अग्निपथ स्कीम। तो ये डिडक्शन है, जो डिडक्शन का डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 80C से 80U तक डिडक्शंस होते हैं इनकम टैक्स में। तो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 80D में है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हैं तो आपको वहाँ डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा उससे कुछ लिमिट दिए गए हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ में और एक्स्ट्रा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन एनक्लोज कर दूंगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो उसको 80U के तहत डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी का जो लिमिट दिया गया 40% से लेकर, अगर 80 से कम है 40% से ज़्यादा है तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपको 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी यानी सीवियर डिसेबिलिटी है तो वहाँ पे आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 80U में दिया गया है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए हैं, वोकेशनल स्टडी के लिए लोन लिए हैं, तो वहाँ पे जितने लोन का अमाउंट होगा उस पर जितना इंटरेस्ट होगा सारे इंटरेस्ट का अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा। फुली एग्जेम्प्टेड है ये। प्रिंसिपल अमाउंट एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये बात ध्यान रखने के लायक है कि प्रिंसिपल अमाउंट एग्जेम्प्टेड नहीं है, केवल इंटरेस्ट का अमाउंट एग्जेम्प्ट किया जाएगा एज पर सेक्शन 80E। और यहाँ पे एक निमोनी के तौर पर इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि 80E भी दिया गया है और E फॉर एजुकेशन होता भी है। तो अगर 80E आ गया तो एजुकेशन से इसको आप मैच करा दीजिए। तो ये एक देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये 80 मतलब आप कोई लोन लिए हैं हायर स्टडी के लिए, तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे आप जितना किस्त देंगे और उस किस्त पे जितना इंटरेस्ट होगा सारा इंटरेस्ट आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 8 ईयर का ही, 8 ईयर इसका लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अगला है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अग्निपथ। अग्निपथ क्या है? ये अग्निवीर स्कीम है। गवर्नमेंट ने जो अग्निवीर स्कीम निकाला है, अगर जिसमें मिलिट्री के लिए जो है, तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉयर है वहाँ पे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, जितना कंट्रीब्यूशन होगा सब टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा आज पर सेक्शन 80CCH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट। इसमें कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है? इफ ए कंपनी इज एन इंडियन रेजिडेंट इट विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक कंपनी, सही है। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी, ये भी सही है। फॉरेन कंपनी का मतलब वो कंपनी जो डोमेस्टिक नहीं है, सीधा सीधा इसका मतलब कंपनी एक्ट में डेफिनेशन दिया गया है। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन कंपनी कैन बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, बिल्कुल गलत है। अगर कोई कंपनी इंडियन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट क्यों होगी? ऑप्शन डी, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए फॉरेन कंपनी कैन नेवर बी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी कैन नेवर बी रेजिडेंट इन इंडिया गलत है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिक्स नहीं है कि अगर फॉरेन कंपनी कोई रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है तो कभी भी रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हो पाएगी। ऑप्शन ई में है, फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया, ये सही है। फॉरेन इनकम जो है टैक्सेबल होगा अगर कोई रेजिडेंट इन इंडिया है तो यहाँ पे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया कि कौन कौन सा ड्यू और सर्टेन कंडीशंस है, उस कंडीशंस को आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाएंगे, यानी वो कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी के अंदर आ जाएगी। तो उसको अंडर सेक्शन 6 और सब सेक्शन 3 यानी 6(3) में दिया गया है। यहाँ पे एक चीज का वर्णन किया गया, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी डिपेंड करता है कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM कहाँ हुआ है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी इंडियन रेजिडेंट हो जाएगी। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। और आगे इनकम टैक्स के और कंसेप्ट के वीडियो आपको देखने को मिलेगा।
और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस पीपीटी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के तौर पे उसको अटैच कर देंगे, ताकि आपको परीक्षा के कम समय में या बार बार आपको रिवीजन करने के लिए पीपीटी और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपको आसानी से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।